गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई उदयवीर और छोटा भाई जयवीर। दोनों को विरासत में बहुत सारी संपत्ति और जमीन मिली थी, जिसका बंटवारा दोनों में एक बराबर का हुआ था। पर फिर भी न जाने क्यों जयवीर को उदयवीर से बहुत जलन थी। जब हम दोनों को एक बराबर जमीन जायदाद मिली थी, तो भैया की जमीन बढ़ती कैसे जा रही है? एक दिन मैं भैया की सारी जमीन जायदाद लेकर ही रहूंगा। और जयवीर की ये इच्छा जल्द ही पूरी हुई। उदयवीर की करंट लगने की वजह से मृत्यु हो गई। अब उदयवीर के परिवार में बस उसका बेटा रचित बचा था। अब मैं क्या करूंगा? पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। बचपन में माँ मुझे छोड़ गई और अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? रो मत रचित, मैं हूं ना। मैं तुझे अपने बेटे की तरह पालूंगा। आज से तू मेरे साथ रहेगा। रचित ने अपने चाचा को गले लगा लिया, इस बात से अनजान कि उसके चाचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जयवीर रचित को अपने घर ले गया। वहाँ उसकी पत्नी रचित का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अरे बेटा, तूने अब तक एक भी पराठा नहीं खाया है। ये देख, मैं तेरे लिए और लेकर आई हूँ। नहीं चाची, मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया? तेरी उम्र के लड़कों को तो 4-5 पराठे खाने चाहिए, तभी तो शरीर में ताकत रहेगी और तू मजबूत बनेगा। एक और खा। सुषमा का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो रचित का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वहीं जयवीर की सोच अलग थी। बिल्कुल बलि के बकरे की तरह इसे खिला पिला रही है। वैसे सही है, कुछ दिनों बाद इसे मैं ही तो हलाल करूंगा। लगभग 1 महीने बाद जयवीर कुछ कागज लेकर रचित के पास आया। अरे बेटा रचित, इन कागजों पर साइन कर दे। किस चीज के कागज हैं ये चाचा? अरे जब से भैया गए हैं तब से सारे कारखाने और खेतों में काम बंद है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसका मतलब कि तू चाहता है कि अब से मैं तेरे पिता के सारे काम धंधे संभाल लूं, ताकि एक बार फिर गांव वालों को रोजगार मिले। हाँ चाचा, अभी साइन करता हूँ। पापा के सारे काम धंधे आप ही संभाल लीजिए। रचित ने कागजात पढ़ने की कोशिश तो की, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने सारे कागजातों पर साइन कर दिया। जयवीर बहुत खुश हुआ। 3-4 दिन बाद जयवीर ने रचित को घर से निकाल दिया। चल निकल यहाँ से, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो चाचा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो तूने कर दी, उन सारे पेपर्स पर साइन करके। अब तेरी सारी जमीन जायदाद मेरी हुई। अब तेरा कोई काम नहीं, निकल जा यहाँ से। अरे ऐसा मत कीजिए, वो बेचारा बच्चा अकेला कहाँ जाएगा? बहुत ममता उमड़ रही है तो तू भी इसी के साथ चली जा। मैं दूसरी पत्नी ले आऊंगा। सुषमा आगे कुछ बोल न सकी और जयवीर ने रचित को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रचित सीधा गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने रोने लगा। आप बहुत निर्दयी हैं। पहले मेरी माँ छीन ली, फिर मेरे पापा, और अब मेरी सारी जायदाद। अब मैं कैसे जीऊंगा? पापा। रचित रो ही रहा था कि पुजारी ने रचित के सर पर हाथ रखा। रो मत बेटा, वो भगवान सब देख रहे हैं। वो तेरे साथ न्याय अवश्य करेंगे। कुछ दिनों तक रचित मंदिर में ही रहा। फिर एक रात रचित मंदिर के बाहर ही सो रहा था कि अचानक एक तेंदुआ वहां आ गया। तेंदुए की आवाज सुनकर रचित अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। वो अनजाने में जंगल की ओर दौड़ पड़ा और रात के अंधेरे में वो सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। हे भगवान, मुझे बचा ले,
मुझे बचा ले भगवान। रचित मिन्नतें मांग ही रहा था कि उसके सामने एक अलौकिक रोशनी आई। रचित की आंखें चौंधिया गई। जब उसने अच्छे से देखा तो वो रोशनी एक मणि से आ रही थी और वो मणि एक नागराज के सिर पर लगी थी। अरे अरे, हाँ, 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 अरे मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे माफ कर दो नागराज, मुझे मत दसना, मुझे जाने दो, कृपा करके मुझे जाने दो नागराज। रचित गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगा, पर आखिर वो रुक गया। घबराओ मत रचित, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आपको मेरा नाम भी पता है? मुझे तो ये भी पता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हें न्याय जरूर जरूर मिलेगा रचित। कैसे नागराज? नागराज ने रचित को अपनी योजना बताई, जो सुनकर रचित खुश हो गया। अब बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। जी नागराज। रचित हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नागराज ने अपनी शक्ति से रचित को गायब कर दिया और रचित सीधा अपने चाचा जयवीर के कमरे में जमीन फाड़ कर निकला। जमीन फटने की आवाज से जयवीर और उसकी पत्नी डर गए। कौन है? क्या है? चाचा, चाचा मैं हूँ, चिंता मत करो। तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू जमीन फाड़ कर कैसे बाहर निकला? ये सब जादू है चाचा। एक नागराज ने मुझे वरदान दिया है, मैं जमीन के भीतर छुपा खजाना ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, अब तक मुझे 3-4 खजाने मिल गए, और आज तो मुझे आपके घर के नीचे ही खजाना मिला है। मेरे घर के नीचे है तो ये मेरा खजाना हुआ ना? लेकिन ढूंढा तो मैंने है ना चाचा। अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अगर ज्यादा बकबक की ना तो पुलिस बुलाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तू मेरे घर चोरी कर रहा था। अरे नहीं नहीं चाचा, ऐसा मत करो, ये खजाना आप ही रख लो। तो निकल बाहर। रचित बाहर आ गया और खजाने के लालच में जयवीर बिना कुछ सोचे समझे गड्ढे में जाने लगा। पर उसके अंदर पहुंचते ही मिट्टी सरकने लगी और गड्ढा बंद होने लगा। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? जयवीर अटक गया। अब उसका पूरा शरीर जमीन में धंसा हुआ था, बस सिर ऊपर था। अरे ये क्या कर दिया तूने? तूने मुझे धोखा दिया, देख लूंगा तुझे नाश पीटे। धोखा तो आपने मुझे दिया है, मैंने तो बस आपको सजा दी है। अब ऐसे ही तड़पते रहो मरने तक। अरे नहीं रचित, भले ही वो बुरे हैं, पर वो है तो तेरे चाचा ही ना। उन्हें ऐसे मत मार। उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। मुझे विधवा मत कर बेटा। चाची, आप तो मेरी माँ की तरह हो, मैं आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, पर चाचा ने जो किया वो भी गलत है। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बाहर निकाल, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं तुझे तेरा सब कुछ वापस दे दूंगा, मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल मेरे बाप। चाचा, अगर अब आपने मुझे धोखा दिया तो नागराज खुद आपको डस लेंगे। नहीं मेरे बाप, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। रचित ने हाथ जोड़े और नागराज को आवाज लगाई। नागराज। रचित के बुलाते ही नागराज जयवीर के घर में प्रकट हो गए। नागराज को देखकर जयवीर और सुषमा दोनों डर गए। नागराज, चाचा वादा कर रहे हैं कि वो मुझे सब कुछ लौटा देंगे। अच्छा है, अगर इस बार वादा तोड़ा तो सामना मुझसे होगा, याद रखना जयवीर। नागराज ने जयवीर को जमीन से बाहर निकाला।
धन्यवाद नागराज, आपने मेरे साथ न्याय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो रचित। नागराज रचित को आशीर्वाद देकर चले गए। अगले ही दिन जयवीर ने रचित को उसकी सारी जायदाद लौटा दी। अब रचित ने खुद अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। वो खेत में भी जाकर वहाँ का सारा कामकाज देखता था और कारखानों का भी। अब रचित घर में अकेला रहता था। बीच बीच में उसकी चाची सुषमा कभी कभी उससे मिलने आती थी और उसके लिए पकवान भी पकाकर लाया करती थी।